हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा आरसीसी के सेकेंड लेक्चर। ठीक है, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर या तो आरसीसी के सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, ये मेरा प्रोफाइल के बारे में है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। देखिए, ये कब काम आता है, जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे तब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू की जरूरत पड़ता है। जैसे क्या है, व्हेन एवर वी नीड टू फाइंड आउट स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, जब हमें फाइंड आउट करना पड़ता है स्ट्रेस और स्ट्रेन बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब जब कोई चीज गर्म होता है तो ये क्या होता है, गर्मी में हर एक चीज एक्सपेंड होते हैं और ठंड के मौसम में वो कंट्रैक्ट होते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो फॉर्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या है, पहला तो यंग्स मॉडुलस की फॉर्मूला है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेन की फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर एंड अल्फा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जो कि ये सारे वैल्यूज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट वैल्यूज। लेकिन अगर हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये स्ट्रेस हो गया और नीचे हो गया आप लोगों का स्ट्रेन। ठीक है, अगर हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो हो जाएगी स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस, जो कि हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, यंग्स मॉडुलस इंटू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट है। जैसे क्वाड्राइट की है 1.2 टू 1.3 इंटू 10 पावर ऑफ -5। ये जितनी भी वैल्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए मैं दे के रखा हूँ आप लोगों को। उसके बाद सैंडस्टोन की है 0.92 1.2 इंटू 10 पावर ऑफ -5। ग्रेनाइट की है 0.7 टू 0.95 इंटू 10 पावर ऑफ -5। बसाल्ट के है 0.8 टू 0.95 इंटू 10 पावर ऑफ -5 एंड लाइमस्टोन के है 0.6 टू 0.9 इंटू 10 पावर ऑफ -5। ठीक है, ये सारे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के वैल्यूज। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील। स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू क्या है, स्टील के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू है 12 इंटू 10 पावर ऑफ -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज क्लोज टू द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट और स्टील का लगभग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सेम है, जिसके कारण कंक्रीट और स्टील दोनों को साथ में यूज किया जाता है आरसीसी स्ट्रक्चर्स में। इसीलिए यूज किया जाता है दोनों को साथ में, क्योंकि गर्मी और ठंड के मौसम में दोनों इक्वली एक्सपांड होते हैं। दैट इज आंसर विल बी 12 इंटू 10 पावर ऑफ -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद वर्केबिलिटी के बारे में, जैसे आप लोग को पता है वर्केबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना इजीली जो है हम लोग कंक्रीट को कंपैक्ट कर सके कोई भी चीज में। जैसे एक मेंबर में हम लोग डाल रहे हैं, कोई भी मेंबर बनाने के टाइम पे, जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया, उसको बनाने के टाइम पे हम लोग पोर करेंगे कंक्रीट को, देन हाउ इजीली और विथ हाउ इजीली द कंक्रीट कैन फ्लो और इट कैन कंपैक्ट इजीली, तो उसी को हम लोग वर्केबिलिटी कहते थे। ठीक है, जितना आसानी से वो कंपैक्ट हो सकता है या फ्लो हो सकता है, दैट इज नोन एज वर्केबिलिटी। अब देखिए, जैसे यहाँ पे दे के रखा हूं डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। अगर वर्केबिलिटी वेरी लो है तो उसमें स्लम्प की वैल्यू हो जाएगी 0 टू 25। अगर वर्केबिलिटी लो हो जाएगी देन द स्लम्प वैल्यू विल लाई फ्रॉम 25 mm टू 75 mm। बस ये वैल्यू हमें याद रखना है। ठीक है, कि डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी जब वेरी लो होगा तो स्लम्प की वैल्यू क्या होगा, जब लो होगा तो स्लम्प की वैल्यू क्या होगा, जब मीडियम हो जाएगी स्लम्प की वैल्यू 50 टू 100 हो जाएगी या 75 टू 100 हो जाएगी। ठीक है, और वर्केबिलिटी जब हाई होगा देन स्लम्प वैल्यू विल लाई फ्रॉम 100 टू 150।
ठीक है। तो ये वैल्यूज के बारे में आप लोगों को देखना है। अब साथ में ये भी देखना है कि जो मैं येलो कलर में मार्क करके रखा हूं कि हेवीली रीइंफोर्स्ड सेक्शन जब होगा, whenever there will be heavily reinforced sections in slabs and beams, तब हमें वर्केबिलिटी को मेंटेन करना है मीडियम वर्केबिलिटी, मतलब स्लम्प की वैल्यू हो जाएगी 50 to 100 या 75 to 100। और जब हम लोग ट्रीमी कंक्रीट यूज करेंगे, मतलब ट्रीमी फाउंडेशन यूज करते हैं जब पानी के अंदर होते हैं बिलो डी वाटर, तब हम लोग को वर्केबिलिटी मेंटेन करना है हाई वर्केबिलिटी, मतलब उस समय हमें वर्केबिलिटी को ध्यान में रखना है कि वी शुड प्रोवाइड हाई वर्केबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया वर्केबिलिटी के वैल्यूज और डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपोजियर कंडीशंस। क्या क्या एक्सपोजियर है देखिए, माइल्ड एक्सपोजियर, मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। जितने भी एक्सपोजियर कंडीशन है ये आप लोग के मतलब एकदम पूरा कंटिन्यूअसली याद होना चाहिए सब चीजें। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में भूल गए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही क्वेश्चन आता है एसएससी जेई वगैरह में। ठीक है, तो जैसे माइल्ड एक्सपोजियर, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। ठीक है, अब क्या होगा कि माइल्ड एक्सपोजियर में कंक्रीट सरफेसेस, इस एक्सपोजियर कंडीशन में क्या क्या हो सकता है देखिए, कंक्रीट सरफेसेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन एक्सेप्ट दो सिचुएशन इन कोस्टल एरियाज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कंक्रीट सरफेसेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन और फ्रीजिंग वाइल वेट, या तो कंक्रीट एक्सपोज टू कंडेंसेशन एंड रेन। जब ये कंडीशन होगा तो उसमें एक्सपोजियर कंडीशन जो है वो इस तरीके का होगा। अगर ये कंडीशंस फॉलो करते हैं तो एक्सपोजियर कंडीशन हो जाएगी मॉडरेट। अगर ये कंडीशंस फेवरेबल होगा तब एक्सपोजियर कंडीशन होगा सीवियर। ठीक है, तो कंडीशन वाइज हम लोग की एक्सपोजियर को ध्यान में रखना है कि एक्सपोजियर क्या क्या होगा। जैसे खासकर एग्जाम में पूछा जाता है कि whenever the concrete surfaces are exposed to sea water, spray, corrosive fumes और severe freezing condition, तब हम लोगों की एक्सपोजियर होगा वेरी सीवियर। या तो पूछते हैं कि whenever the concrete surfaces are exposed to severe rain, alternate wetting and drying और occasional freezing, तब हो जाएगी कंडीशन सीवियर। या तो सीवियर और वेरी सीवियर, ये दोनों एग्जाम में खासकर पूछा जाता है। ठीक है, और जब मेंबर्स विल बी एक्सपोज्ड टू द टाइडल जोन्स, जहाँ पे टाइड्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे सी के पास में, तो वहाँ पे एक्सपोजियर कंडीशन हमें एक्सट्रीम एक्सपोजियर कंडीशन रखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कौन सी एक्सपोजियर। ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चंस। जैसे माइल्ड, आप लोगों को पहला चीज तो एक्सपोजर के बारे में याद रखना है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। अब ये हो गया हम लोगों का प्लेन सीमेंट के, प्लेन कंक्रीट के बारे में, और ये हो गया आरसीसी के बारे में। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट का है, एक आरसीसी के बारे में है। अब ध्यान ये रखना है कि माइल्ड एक्सपोजियर में सीमेंट कंटेंट मिनिमम कितना होगा 220 kg पर मीटर क्यूब, मॉडरेट में हो गया 240, फिर 250, 260, 280, मतलब एक्सपोजियर कंडीशन वाइज। सिमिलरली एक्सपोजियर कंडीशन वाइज वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा 0.60, 0.60, 0.50, 0.45, 0.40। अब मिनिमम ग्रेड क्या होगा, माइल्ड एक्सपोजियर में मिनिमम ग्रेड हो जाएगी मतलब ऑप्शन ही नहीं है इसमें, या तो M15 के नीचे वाला जो ऑप्शन होगा वो टिक कर सकते हैं हम लोग, या तो ऑप्शन नहीं होगा। मॉडरेट में M15, सीवियर में M20, वेरी सीवियर में M20। ठीक है, सीवियर एंड वेरी सीवियर में M20 कंक्रीट यूज होता है और एक्सट्रीम में M25 हो जाता है। तो ये सारे डिटेल्स हो गया आप लोगों का प्लेन सीमेंट कंक्रीट का। अब मैं आता हूँ आरसीसी में। आरसीसी में क्या है, अगर माइल्ड एक्सपोजियर कंडीशन होगा तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट हो जाएगा 300, मॉडरेट में भी 300, सीवियर में भी 300, फिर उसके बाद वेरी सीवियर में 340। ठीक है, और एक्सट्रीम में 360। ठीक है, साथ में मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो आरसीसी में 0.55, 0.50, 0.45, 0.45, 0.40। अब आप लोग को एक चीज ये याद रखना है कि ये दोनों चीजें कॉमन आता है, उसके बाद ये दोनों चीजें कॉमन आता है। कैसे आ रहे हैं दिख रहे हैं,
सिमिलरली इसमें ये दोनों चीजें कॉमन आता है और ये दोनों चीजें कॉमन आता है। हर पीसीसी में भी दो चीजें कॉमन है एंड आरसीसी में भी दो चीजें कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ग्रेड ऑफ सीमेंट क्या है, माइल्ड एक्सपोजर में M20 है, मॉडरेट में M25, सीवियर में M30, वेरी सीवियर में M35 एंड एक्सट्रीम में M40। तो ये वैल्यू हो गया आरसीसी का और ये वैल्यू हो गया पीसीसी का, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का। और ये जो टेबल है किसी भी तरह आप लोगों को याद करना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है, या तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, एई हो जेई हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट। अभी अभी अब मैंने बताया था आप लोगों को माइल्ड, देखिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। तो इसमें ये पूछा गया था, तो उसमें आप लोग को ये याद रखना है कि ये हो गया एक्सपोजर कंडीशन। अब पूछ रहा है कि द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट एनवायरमेंटल, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। अब हमें ये देखना है आरसीसी में क्या क्या है, M20, M25, M30, M35 एंड M40। तो अगर देखा जाए हम लोग की ऑप्शन जो है मॉडरेट में M25 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर फॉर मॉडरेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट नीडेड इन 1 मीटर क्यूब of a reinforced concrete which is exposed to sea weather condition is। जब सी वेदर कंडीशन होगा, तो मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को कि सी वेदर में कौन सा कंडीशन लागू होता है। देखिए सी वेदर में हम लोगों का कौन सा कंडीशन होगा, एक्सपोज टू सी वेदर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। जब सी कंडीशंस में होगा तब हम लोगों की जो एक्सपोजियर होगा वो हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आप लोगों को अभी प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि कौन सा कंडीशन होगा। देखिए जब एक्सपोज टू सी वाटर तब हो जाएगी वेरी सीवियर एक्सपोजियर। तो वेरी सीवियर एक्सपोजियर जब होगा और आरसीसी के लिए फिर उसमें मिनिमम हम लोगों की जो सीमेंट कंटेंट कितना होगा, मिनिमम सीमेंट कंटेंट हो जाएगी हम लोग का इस हिसाब से क्या है, इसका हो जाएगा 300, इसका हो जाएगा 300, देन 320, देन 340, देन लास्ट वन इज 360। अब हमें ढूंढना है वेरी सीवियर कंडीशन के लिए, ऑप्शन हो जाएगी 340। यहाँ पे 340 है नहीं, तो नियरेस्ट आंसर जो है 350। सो आंसर विल बी 350 kg पर मीटर क्यूब, 350 kg पर मीटर क्यूब। सो 1 मीटर क्यूब यहाँ ऑलरेडी दे के रखा है 1 मीटर क्यूब के लिए, तो आंसर हो जाएगी हम लोगों का 350। तो इसीलिए मैंने आप लोग को बताया था कि पहला तो चीज़ है कि आप लोग को ये वाला टेबल जो है पूरा याद होना चाहिए। इसके बाद कौन सी एक्सपोजर कंडीशंस कहाँ पे होगा ये भी याद है, जैसे सी वाटर के लिए वेरी एक्सपोजर, टाइडल जोन्स के लिए एक्सट्रीम, और नॉर्मल ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग के लिए सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शंस में कौन कौन सा मिनिमम ग्रेड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए हम लोग यूज करते हैं मिनिमम M15, आरसीसी के लिए मिनिमम M20, वाटर टैंक डिजाइन जब करेंगे तब मिनिमम M20 यूज करेंगे। पीसीसी सब्जेक्टेड टू सी वाटर, भले पीसीसी हम लोग यूज कर रहे हैं लेकिन सी वाटर में जब यूज करेंगे तब हमें M15 के जगह M20 यूज करना है। और आरसीसी में हम लोग M20 मिनिमम यूज करते हैं, लेकिन सी वाटर के लिए इसमें भी बढ़ेगा, डेट इज M30 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्री स्ट्रेस्ड या प्री स्ट्रेस कंक्रीट, या तो प्री टेंशन या तो पोस्ट टेंशन कंक्रीट के लिए हमें प्री स्ट्रेस में हमें जो दो टाइप ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है, एक हो गया प्री टेंशन, ओके हो गया पोस्ट टेंशन। प्री टेंशन में हमें यूज करना है M40 और पोस्ट टेंशन में हमें यूज करना है M30, ठीक है। प्री टेंशन का मतलब है पहले प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जितने भी टेंडन्स होगा, टेंडन्स बिछाया जाता है, फिर उसके बाद कास्टिंग किया जाता है, उसके बाद जितने भी टेंडन्स है ये खींचा जाता है। कास्टिंग करने से पहले पहले खींचा जाता है, इसीलिए प्री टेंशन। लेकिन पोस्ट टेंशन में क्या होगा, कास्टिंग करने के बाद सूखने के बाद इसको खींचा जाता है।
दैट इज पोस्ट टेंशन, ठीक है। सो M40 और M30 ये हो गया जितने भी टाइप ऑफ कंक्रीट हो सभी का मिनिमम ग्रेड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कंक्रीट इन सी वाटर। जैसे अभी अभी आप लोग को बताया था कि सी वाटर में जो यूज करना है पीसीसी के लिए M20 और आरसीसी के लिए M30 मिनिमम ग्रेड, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में M20 और इसमें M15 मिनिमम ग्रेड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इन सी वाटर। अभी अभी मैंने बताया था हम लोगों को सी वाटर और आरसीसी के बारे में पूछ रहे हैं। आरसीसी का सी वाटर में M20 के वजह M30 हो जाएगा। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बैचिंग का मतलब क्या है, देखिए बैचिंग दो टाइप्स का हो सकता है, एक वे बैचिंग हो सकता है, एक वेट बैचिंग हो सकता है और एक वॉल्यूम बैचिंग हो सकता है। मतलब हमें कोई कंक्रीट बनाने के टाइम पे कैसे मिक्स करेंगे, या तो उसका वजन लेके मिक्स करेंगे या तो उसका वॉल्यूम हिसाब से मिक्स करेंगे। जैसे एक बाल्टी दो बाल्टी है ना, ज़्यादातर मजदूर क्या करते हैं सीमेंट मतलब जब साइट में बनाया जाता है वेट तो लेते नहीं है, क्योंकि हम लोग वेट तभी लिया जाता है जब हमें पूरा एक्यूरेसी चाहिए। इसका मतलब है जब हम लोग लैब में काम करते हैं तब हम लोग वे बैचिंग करते हैं, लेकिन वॉल्यूम बैचिंग करते हैं ज़्यादातर मजदूर लोग या साइट में जब काम होते हैं ना, तो उनके पास वेइंग मशीन नहीं होते, सीधा वॉल्यूम से मेजर करते हैं। जैसे एक बाल्टी सीमेंट, दो बाल्टी सैंड, चार बाल्टी जो होते हैं ना कंकर, मतलब हम लोग का गिट्टी जो बोलते हैं, तो ऐसे मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम से, तो वे बैचिंग ज़्यादा परफेक्ट होता है इन कंपैरिजन टू दी वॉल्यूम बैचिंग। अब accuracy of the measuring equipment shall be within plus minus of 2% of the quantity of cement being measured and within plus minus of the 3% of the quantity of aggregate। देखिए जो सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर, सीमेंट में एक्यूरेसी जो है प्लस माइनस ऑफ मैक्सिमम 2% हो सकता है, लेकिन सैंड हो चाहे कोर्स एग्रीगेट हो, सैंड का मतलब हो गया हम लोग का फाइन एग्रीगेट, चाहे वो फाइन एग्रीगेट हो, कोर्स एग्रीगेट हो, वाटर हो या तो एडमिक्सचर हो, ठीक है, इन सब में एक्यूरेसी जो है प्लस माइनस ऑफ 3% रहेगा। मतलब एक्यूरेसी थोड़ा बहुत प्लस माइनस आसपास चलता है 3%, लेकिन सीमेंट में प्लस माइनस ऑफ 2% होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है सीमेंट के लिए प्लस माइनस 2% एंड सैंड, कोर्स एग्रीगेट, वाटर, एडमिक्सचर के लिए प्लस माइनस ऑफ 3%, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर्मवर्क एंड स्ट्राइपिंग टाइम। स्ट्राइपिंग टाइम का मतलब है जैसे एक हम लोगों ने फॉर्मवर्क बना के रखा हूँ एक हम कंक्रीट मेंबर के ऊपर, मान लीजिए हम लोग की जो फॉर्मवर्क है उसको हम लोग निकालेंगे 25 न्यूटन पर mm² से, तो निकलने के टाइम पे जो कंक्रीट का मेंबर होगा जैसे बीम हो गया, इसका स्टैंड मिनिमम दुगना होना चाहिए, मतलब 50 न्यूटन पर mm² होना चाहिए, तभी ये निकल जाएगा फॉर्मवर्क। नहीं था अगर इससे कम होगा तो फिर क्या होगी, फिर फेलियर हो जाएगा निकलने के टाइम पे, स्ट्राइपिंग टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है while the above criteria of strength shall be the guiding factor for removal of formwork in normal circumstances where ambient temperature do not fall below 15, और टेम्परेचर जो है निकालने के टाइम पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना नहीं चाहिए, ठीक है। दो चीजें हमें याद करना है, एक तो स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, दुगुना होना चाहिए मेंबर्स का, और टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कुछ मेंबर्स है उनके कितना टाइम लगता है रिमूव करने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या है, वर्टिकल फॉर्मवर्क्स टू कॉलम्स, वॉल्स एंड बीम्स, जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया, वॉल्स हो गया, इनका जो फॉर्मवर्क हम लोग निकालेंगे इट शुड बी फ्रॉम 16 टू 24 आवर्स, 16 घंटे से लेके 24 घंटे के बाद हम लोग इसका फॉर्मवर्क हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सोफिट फॉर्मवर्क्स टू स्लैब। अब दो चीजें हैं, एक तो हो गया आपका स्लैब। देखिए वर्टिकल मेंबर्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया 16 से 24 घंटा, लेकिन दो स्लैब का भी दो चीजें हैं, एक तो स्लैब का जिसकी लेंथ है आपका यहाँ पे दे के रखा है, स्लैब का लेंथ है 4.5 मीटर
और से कम और जिसका लेंथ है 4.5 मीटर से ज़्यादा, ठीक है। तो उन स्लैबों में क्या होगा, तो अभी ये हमें याद रखना है कि कोई भी स्लैब, जैसे ये स्लैब हो गया, स्लैब का नीचे शटरिंग लगा कर रखा है, इस शटरिंग को हम लोग निकाल सकते हैं, इस फॉर्म ऑफ को हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन निकालते ही सीधा हमें प्रोब्स को लगाना होगा, ठीक है। प्रोब्स का मतलब है जो लकड़ी के मतलब जो वुडन बैम्बूस हम लोग लगाते हैं नीचे, उसको शटरिंग को रिमूव करके फिर से वापस लगा देना होगा। तो 3 दिन के बाद हम लोग स्लैब्स की शटरिंग निकाल सकते हैं। लेकिन सिमिलरली अगर मान लीजिए स्लैब्स में 4.5 मीटर तक स्पैन है, 4.5 मीटर 4.5 मीटर तक, तो 4.5 मीटर के लिए हमें 7 दिन के लिए रखना होगा। कितने दिन के लिए रखना होगा, ये जितने भी प्रोब्स है ना, ये प्रोब्स जो है हमें 7 दिन के लिए रखना होगा। और अगर स्लैब की लेंथ 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो हमें ये जितने भी प्रोब्स है वो प्रोब्स हमें रखना होगा 14 डेज के लिए। तो स्लैब्स का हो गया, एक तो हमें स्लैब्स की नीचे की शटरिंग रिमूव कर सकते हैं 3 दिन में, उसके बाद प्रोब्स लगानी है 4.5 मीटर का लेस 7 दिन के लिए, उसके बाद 4.5 मीटर के ज़्यादा के लिए 14 दिन के लिए। फिर उसके बाद आ जाता है बीम्स में। सिमिलरली बीम्स जो है, बीम्स के नीचे की जो शटरिंग है वो हम लोग रिमूव कर सकते हैं 7 दिन के लिए, 7 दिन के बाद, लेकिन वापस हमें फिर से प्रोब्स लगाना होगा। उसके बाद बीम्स का जो दो टाइप्स है, लेंथ हो गया 6 मीटर, लेस देन 6 मीटर और ग्रेटर देन 6 मीटर, ठीक है। लेस देन इक्वल टू है ये सारे, ठीक है। अप टू 6 मीटर क्या करना होगा, जो प्रोप्स है हमें 14 दिन के लिए रखना होगा। और अगर प्रोप्स 6 मीटर से लंबा मतलब बीम का लेंथ ज़्यादा है तो उसके उनके लिए हम लोग को प्रोप्स क्या करना होगा, 21 दिन के लिए रखना होगा। तो फाइनली क्या है, जितने भी वर्टिकल मेंबर्स है उनमें हम लोग प्रोप्स उनमें हम लोग शटरिंग रिमूव करेंगे 16 to 24 आवर्स। उसके बाद स्लैब में होगा 3 डेज, 7 डेज और 14 डेज। ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपका प्रोप्स का, और ये हो गया शटरिंग का। शटरिंग हटा 3 दिन के बाद हटा सकते हैं, लेकिन प्रोप्स लगाना होगा। लेकिन हम लोग को प्रोप्स कितना दिन के लिए रखना होगा, 7 दिन के लिए और 14 दिन के लिए। लेकिन 7 दिन वाला कितना लेंथ, अप टू 4.5 मीटर, ये हो गया ग्रेटर देन 4 to 4.5 मीटर। उसके बाद बीम्स में आ जाते हैं। बीम्स में हम लोग आ जाएंगे 7 दिन, फिर 14 दिन, फिर 21 दिन, ठीक है। तो बीम्स का क्या है, शटरिंग रिमूव कर सकते हैं 7 दिन के बाद, लेकिन ये दोनों क्या है, बीम्स का प्रोप्स, ठीक है। ये दोनों हो गया बीम्स का प्रोप्स, लेकिन जिसका लेंथ 6 मीटर तक है वो 7 दिन के बाद हटानी है, और जिसका लेंथ 6 मीटर से ज़्यादा है वो 21 दिन के बाद हटानी है। तो फाइनली ये हो गया हम लोग की शटरिंग वर्क्स कि कितने कितने दिन बाद हम लोग शटरिंग को हटा सकते हैं। और ये एसएससी जेई वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको अच्छी तरह याद करना होगा कि किसका कितना कितना दिन है, ठीक है, और कितना लेंथ के बाद, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है फॉर स्लैब्स स्पेनिंग अबोव 4.5 मीटर कितना दिन बाद रिमूव कर सकते हैं, तो 14 डेज हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट है, जैसे ये क्वेश्चन है, फॉर वॉल कॉलम एंड वर्टिकल फेसेस, जितने भी वर्टिकल फेसेस का है, अभी अभी बताया था मैंने 16 घंटे से लेके 24 घंटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है 24 to 48, बाकी सारे ज़्यादा है तो ऑप्शन हो तो हम लोग को क्लिक करना होगा, मतलब टिक करना होगा 24 to 48 आवर्स, अप्रोक्सीमेटली पास वाला हमें टिक करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग की नेक्स्ट टॉपिक है परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील रीइंफोर्समेंट। अब देखिए परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या होगा, ये मैंने कोड बुक से फोटो खींचा है, ठीक है। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या क्या हो सकता है, पहले आपको याद करना होगा 2 चीजें। एक तो टाइप्स ऑफ स्टील, ये हो गया आपका Fe 250 जो कि माइल्ड स्टील है। उसके बाद ये हो गया आपका Fe, ये हो गया आपका Fe 415 या Fe 500, ठीक है। और ये हो गया आपका मीडियम, ठीक है, ये हो गया आपका मीडियम टेंजाइल स्टील,
तो मीडियम टेंसाइल स्टील और Fe250 माइल्ड स्टील और ये हाई यील्ड स्ट्रैंड HYSD बार्स, ठीक है, HYSD बार जैसे Fe415 Fe500। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में। वेरियस टाइप ऑफ स्टील्स में वेरियस परमिसेबल स्ट्रेसेस होगा, किस में कितना होगा मैं बता रहा हूं आपको। जैसे अब आप लोगों को ये हो गया वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील। अब आपको याद करना होगा दो चीजें, एक टेंशन एक कंप्रेशन, ठीक है। एक हो गया टेंशन, दूसरा हो गया कंप्रेशन। अब टेंशन में कितना होगा, कंप्रेशन में कितना होगा। टेंशन में हमें देखना है कि 20 mm तक 250, पहले मैं बता देता हूं माइल्ड स्टील के लिए मतलब Fe250 के लिए तो टेंशन में 140 होगा, अगर अब 20 mm से ज्यादा है तो 130 होगा परमिसेबल स्ट्रेस। पर यहाँ पे हम लोग फाइन बात कर रहे हैं परमिसेबल स्ट्रेसेस का, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन में हो जाएगी 130, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों की टेंशन हो गया, कंप्रेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है मीडियम टेंजाइल स्टील की। मीडियम टेंजाइल स्टील की क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम टेंशन के लिए 190 हो सकता है और कंप्रेशन के लिए 130। उसके बाद HYSD बार्स के लिए जैसे Fe415 Fe500 उसके लिए टेंशन रीइंफोर्स के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 230, फिर जो कि हम लोगों का अप टू 20 mm का होगा। 20 mm बार्स के लिए टेंशन रीइंफोर्समेंट्स का 230 है, लेकिन 20 mm से ज्यादा है डायमीटर सो तब उनके लिए भी 230 और कंप्रेशन के लिए होगा 190, ठीक है। सो टेंशन और कंप्रेशन दोनों अलग अलग है। फिर टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट्स का भी भाग अलग है, जैसे माइल्ड स्टील हो गया, मीडियम टेंजाइल स्टील हो गया और HYSD हो गया। तो सबके लिए अलग अलग है जो कि आपको याद करना होगा किसी भी तरह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग टाइप ऑफ स्टील। द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 2 × 10⁵ मेगापास्कल या न्यूटन पर mm²। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि माइल्ड स्टील जो है कि जो कि Fe250 होता है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था Fe250 है माइल्ड स्टील, जो कि 20 mm के लिए टेंजाइल के लिए 140 और 20 mm से ज्यादा 130 अभी अभी बताया, और कंप्रेशन के लिए 130 अभी बताया। और परमिसेबल स्ट्रेसेस टेंशन कंप्रेशन 20 mm से ज्यादा 140 130, कंप्रेशन के लिए 130, मीडियम के लिए 190 मैक्सिमम, फिर उसके बाद 415 के लिए 230 और 200 Fe500 के 275 और मीडियम के लिए 415 के लिए 190, ठीक है। एक मीडियम। अब आप लोग को एक चीज याद करना होगा कि मीडियम टेंजाइल स्टील का मतलब है Fe345, जो कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था Fe250 Fe415 Fe500 एंड Fe345, ठीक है, मीडियम टेंजाइल स्टील। तो मीडियम के लिए क्या है, परमिसेबल स्ट्रेसेस कंप्रेशन के लिए 190 और Fe500 जो है कंप्रेशन में यूज नहीं होता है। तो अगर आप लोग को पूरा डिटेल्स में चाहिए तो ये आप लोग को याद करना होगा कि किसके लिए कितना है। कंप्रेशन के लिए ये सारे वैल्यूज और टेंशन के लिए ये सारा वैल्यूज, कंप्रेशन के लिए ये सारा वैल्यूज, और मीडियम टेंसाइल स्टील की क्या है, मीडियम टेंसाइल स्टील और माइल्ड स्टील ये जो है ये हम लोग की माइल्ड स्टील का वैल्यू है, और ये सारे बी का है आपका मीडियम टेंसाइल स्टील, और ये दोनों हो गया हम लोग की HYSD, ठीक है। ये हम लोग का हो गया HYSD, ये दोनों हम लोग का HYSD, और ऊपर के जितने भी हैं मीडियम, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स में हम लोग इसको देखें तो वैल्यूज को देख सकते हैं और आपको याद करना होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते, नेक्स्ट है हम लोग की, जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था स्टील का परमिसेबल स्ट्रेसेस, सिमिलरली मैं आप बताऊंगा आप लोगों को कंक्रीट का परमिसेबल स्ट्रेसेस। कंक्रीट में क्या क्या हो सकता है परमिसेबल स्ट्रेसेस, उससे पहले एक रेशियो के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय द 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया सिग्मा CBC, जो कि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हो गया आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में।
लिमिट स्टेट मेथड में ये फॉर्मूला नहीं है। मॉड्यूलर रेशियो का जो फॉर्मूला है ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड से होगा। और मॉड्यूलर रेशियो का हम लोग और एक चीज लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय द यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। ये भी हम लोग लिख सकते हैं मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू। और साथ में व्हाट आर द वेरियस परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, क्या क्या हो सकता है, जैसे ये हो गया आपका M15 ग्रेड, M20 ग्रेड, M25, M30, M35 एंड M40, ये सारे मिक्स ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है। M का मतलब है मिक्स, और 15 का मतलब है कि M15 का जो M15 का मतलब है मिक्स ग्रेड, और 15 का मतलब है जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी 15 मेगापास्कल, ठीक है, आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या क्या हो सकता है इन टेंशन एंड कंप्रेशन, इसमें भी जैसे स्टील में होते थे कंप्रेशन और टेंशन में दोनों के अलग अलग वैल्यूज, सिमिलरली कंक्रीट में भी टेंशन की अलग वैल्यूज, कंप्रेशन में अलग वैल्यूज। इसमें क्या है, टेंशन में जैसे उसमें स्टील में अलग अलग टाइप ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील, फिर उसके बाद मीडियम टेंजाइल स्टील, HYSD, सबके अलग अलग वैल्यूज। यहाँ पे हर एक टाइप ऑफ कंक्रीट के बारे में बता दिया, जैसे M15, 20, 25, 30, 35, 40 और टेंशन एंड कंप्रेशन के वैल्यूज। अब डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, दो टाइप ऑफ स्ट्रेसेस हो सकता है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रेसेस M15 का है 2। देखिए ये जो टेबल मैंने अभी आप लोगों को दिखाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए जितनी भी चीजें आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ सबको आप लोगों को याद करना होगा, क्योंकि याद नहीं करोगे तो एग्जाम्स में आप लोग ऑब्जेक्टिव्स नहीं कर पाओगे। तो किसी भी तरह आपको याद करना है। जैसे हो गया टेंशन में M15 का डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस 2.2 एंड बेंडिंग का हो गया आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस हो गया 2.7। सिमिलरली M20 का है 2.8 एंड M20 का है 3.13 फॉर बेंडिंग, एंड M25 का हो गया 3.2 और टेंशन में हो गया 3.5, ठीक है, बेंडिंग में। ये जितने भी है डायरेक्ट स्ट्रेसेस है, ये बेंडिंग स्ट्रेसेस है, 3.6, 3.8, 4, 4.14, 4.4, 4.43। अब आ जाते हैं हम लोग कंप्रेशन में। कंप्रेशन में डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस 4, 5, 5, 7, 6, 8.5, 8, 10, 9, 11.5, 10 एंड 13.5। तो ये जितने भी वैल्यूज है टेंशन में और कंप्रेशन में सब आपको याद रखना है। और टेंशन में भी दो चीज़ें हो सकता है, डायरेक्ट टेंशन एंड बेंडिंग, डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग, इसमें भी डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक है। तो ये वैल्यू सब आप लोगों को याद करना होगा किसी भी तरह, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा RCC का, ठीक है। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।